एक सोचने वाली बात है कि मानव तस्करी का चेहरा अब पूरी तरह से बदल गया है। ये अब गलियों के अंधेरे में नहीं, बल्कि हमारे फोन की उस चमचमाती स्क्रीन के पीछे छिपा है, जिसे हम हर रोज देखते हैं। आज हम उसी डिजिटल जाल की परतों को खोलेंगे जो हमारे सोशल मीडिया फीड में ही बुना जा रहा है। ये सवाल सिर्फ एक विदेशी हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है जो शायद हमारे घरों के बहुत करीब है और जिसके बारे में हम अक्सर सोचना नहीं चाहते। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत में वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 800। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जी हां, सही सुना। सिर्फ 15 दिनों में दिल्ली से 800 लोग लापता हो गए। ये आंकड़ा उस बड़े से सवाल को सीधा हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम का एक छोटा सा लक्षण है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, इन गुमशुदगियों को कोई हादसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े, अदृश्य और प्रोटेक्टेड नेटवर्क का काम है, जिसकी जड़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क इतनी आसानी से काम कैसे कर पाता है? सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति शर्मा का कहना है कि इसका जवाब सिस्टम के अंदर ही है। वो पूछती हैं, बिना किसी बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट के और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये कैसे मुमकिन है? सच तो यह है कि ये वो करप्ट गठजोड़ है जो इन अपराधियों को बचाता है। तो आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता है, खासकर आज के इस डिजिटल जमाने में? चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस घिनौने अपराध का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग ऐप्स, जीवन साथी, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। नहीं, ये आज के तस्करों के सबसे ताकतवर हथियार हैं। जिन जगहों को हम कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें शिकार करने का मैदान बना रहे हैं। और ये एक सीधी और, सच कहूं तो, बहुत डरावनी सच्चाई है। जो काम पहले मुश्किल था, वो अब बस कुछ क्लिक्स की दूरी पर है। इससे पता चलता है कि ये अपराधी कितनी आसानी और बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा काम कैसे होता है। उनका एक सेट पैटर्न है, एक 6 स्टेप का जाल। सब कुछ एक नकली, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल से शुरू होता है। फिर वो अकेलेपन से जूझ रहे और इमोशनली कमज़ोर लोगों को टारगेट करते हैं और धीरे धीरे विश्वास का एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। जब भरोसा बन जाता है तो वो मिलने के लिए बुलाते हैं और बस यहीं से जाल कस जाता है। ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है और आखिर में विक्टिम को ही और शिकार लाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोग, खास तौर पर पढ़े लिखे सफल लोग भी, इस जाल में फंस कैसे जाते हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी में छिपा है। इस पूरे मामले का सच बस एक चीज में छिपा है, एक ह्यूमन टच की चाहत। आज की इस हाईटेक दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं और तस्कर बस इसी अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। वो सहानुभूति और जुड़ाव का वो मुखौटा पहनते हैं जिसकी हम सबको तलाश है। चलिए इसे एक असली केस से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ये जाल कितना खतरनाक हो सकता है। और उस कहानी के केंद्र में है ये नंबर 40। ये सुन के हैरानी होती है ना? 40 महिलाएं, सभी पढ़ी लिखी और गुनहगार। कोई बड़ा गिरोह नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदमी। ये उन सभी धारणाओं को तोड़ देता है कि केवल भोले भाले या कम पढ़े लिखे लोग ही शिकार बनते हैं। सोचिए, पीड़ितों के सामने क्या ऑप्शन रखे जाते हैं। या तो हर महीने पैसे दो, या फिर खुद शिकारी बन जाओ और नए विक्टिम्स ढूंढ कर लाओ। और अगर नहीं तो उनके प्राइवेट वीडियोस पब्लिक कर दिए जाएंगे। इसी वजह से वो सालों तक इस जाल में फंसे रहते हैं, चुपचाप। और यहां आती है सबसे दुख की बात। रेस्क्यू किए जाने के बाद भी बदनामी का डर इतना ज्यादा है कि उन 40 में से एक भी महिला आगे आकर कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराती। नतीजा, अपराधी को कोई सजा नहीं मिलती और वो आज भी आजाद है, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। देखिए, ये मामला सिर्फ अपराधियों का नहीं है, ये उन संस्थानों का भी फेलियर है जिनकी जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना है। सोच कर देखिए, कोई मदद के लिए पुलिस के पास जाए और उसे ये सुनने को मिले। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम में जो गहरी सड़न है उसे दिखाता है। और ये कहानी सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रुकती। यहाँ तक कि महिला आयोग जैसी जगहों पर, जहाँ से पीड़ितों को सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ भी उन्हें दोष और अपमान ही मिलता है। और यहीं पर समाज का दोहरा चेहरा साफ साफ दिखता है। जो अपराधी पुरुष है उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जो महिला पीड़िता है उससे ही उसकी अपनी तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो साफ है कि समस्या बहुत गहरी है,
सिस्टमिक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत हमारे घरों से होती है, जहां माता-पिता को अपने बच्चों के लिए एक ऐसा सेफ माहौल बनाना होगा ताकि वो बिना डरे कुछ भी शेयर कर सकें। फिर आती है हमारे समाज की जिम्मेदारी, जिसे ये समझना होगा कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता और विक्टिम कोई भी हो सकता है। इसके बाद नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के प्रति सजग रहें, चुप न रहें, और आखिर में हम उसी टेक्नोलॉजी को जवाबदेही का एक हथियार बना सकते हैं जिसने इस समस्या को इतना बढ़ाया है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो उस गहरी सांस्कृतिक सोच को चुनौती देता है जो पीड़ितों को चुप कराती है और अपराधियों को बचाती है, कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, परिवार की झूठी इज्जत या एक इंसान की जान।